2024 के लिए रणनीति तय। मोदी गारंटी ये पर्याप्त है, इससे आम आदमी जुड़ता है। हैट्रिक के लिए फॉर्मूला तय। गरीब की हमारी कोई जाति नहीं है, गरीबी है, तो हमें इन 4 फ्रंट्स पे लड़ना है। तो उन्होंने आज बहुत संवेदनशील विषयों को उठाया। विजय के लिए मोदी मंत्र तय। जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको भी धन्यवाद दिया। उन लोगों की कड़ी मेहनत से ये परिणाम आ सका है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। आज हम हल्ला बोल में 2024 के लिए मोदी मंत्र की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। सूत्रों की माने तो बीजेपी कल तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान करेगी। वो तीनों राज्यों में जाएंगे और विधायक दल की बैठक कराएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। रविवार को नतीजे आए और उसके बाद से आज तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर जारी है कि 3 राज्यों में कौन हो मुख्यमंत्री, और उसी हिसाब से ये बड़ी खबर जो इस समय आ रही है। और आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि तीनों राज्यों को लेकर हलचल क्या है। वसुंधरा राजे कल से दिल्ली में है। उन्हें 5 बजे जेपी नड्डा से मिलना था, लेकिन अभी तक मुलाकात हुई नहीं है। इस बीच बाबा बालकनाथ योगी ने अमित शाह से मुलाकात की है। साथ ही छत्तीसगढ़ की रेणुका सिंह ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है। रेणुका सिंह ने आज संसद से इस्तीफा दे दिया है। तो राजस्थान के हिसाब से, छत्तीसगढ़ के हिसाब से कुछ डेवलपमेंट है। अभी देखना है मध्य प्रदेश को लेकर भी क्या सुगबुगाहट चल रही है। 3 राज्यों में बंपर जीत के बाद बीजेपी मुख्यमंत्रियों की तलाश कर रही है। इस बीच 2024 में मोदी की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने जो ट्रिक तैयार किया है, उनका खुलासा हो गया है। बीजेपी ने जीत का जो फॉर्मूला तय किया है, वो डिकोड हो गया है। आज हल्ला बोल में हम उसी विनिंग फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। विजय के उन मंत्र पर चर्चा करेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों को दिया। प्रधानमंत्री ने अपील की कि उन्हें मोदी जी नहीं बल्कि मोदी कहा जाए, क्योंकि मोदी से जनता ज्यादा जुड़ती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सांसदों को कई दूसरे टिप्स भी दिए। उन्होंने लाभार्थियों से मिलने को कहा, मोदी गारंटी पर जोर देने को कहा। यह रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मोदी मैजिक पहले भी था और अब भी है, लेकिन 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद उस मैजिक की मजबूती ऐसी निखरी कि 2024 आसान नजर आने लगा। बस जरूरत है मोदी मंत्र पर गौर करने की। अपनी पार्टी के सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया और समझाया। 2024 की तैयारी का खाका खींचा और कई टिप्स दिए, जिसमें सबसे अहम है जनता से जुड़ने का मंत्र। इस गूढ़ बात को आसान शब्दों में बताने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद को आगे किया। उन्होंने सांसदों से कहा, मोदी जी नहीं, सिर्फ मोदी कहिए, क्योंकि जनता मोदी से ही कनेक्ट होती है। इन्होंने जरूर कहा कि मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मोदी गारंटी ये पर्याप्त है, इससे आम आदमी जुड़ता है। जब जी लगाते हैं तो कहाँ आम आदमी जुड़ पाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, जो कोई संकोच न करें। वो अपने आप को हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और एक कार्यकर्ता को अगर आप जो है उनके आगे पीछे जो है अगर आदरणीय माननीय जी लगाकर अगर आप संबोधित करेंगे तो लोग जो है कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक आम आदमी जो है वो मोदी जी को मोदी से ही कनेक्ट करता है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत का श्रेय टीम वर्क को दिया। उन्होंने कहा कि जीत के लिए सभी लोगों ने मिलकर काम किया। अब आगे तैयार रहने की जरूरत है। विधानसभा में जीत के लिए उन्होंने पार्टी के एक कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको भी धन्यवाद दिया। उनकी प्रशंसा की कि उन लोगों की कड़ी मेहनत से ये परिणाम आ सका है। सब लोगों के जॉइंट एफर्ट से, सब लोगों के सामूहिक प्रयास से ऐसा संभव हो सका है। पीएम मोदी ने मिशन 2024 का खाका भी खींच दिया। उन्होंने बीजेपी सांसदों से अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लाभार्थियों से मिलने को कहा। मोदी की गारंटी पर जोर देने के लिए कहा।
उन्होंने विश्वकर्मा योजना घर घर तक पहुंचाने को कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने को कहा। उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही हैं। किसी भी सांसदों को अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ जुड़ाव रखना चाहिए और जिस प्रकार से हम चुनाव के दौरान बिना चुनाव के दौरान घर घर जाते हैं, वैसे ही जो विकास रथ यात्रा चल रही है, तो ये विकास संकल्प यात्रा, तो इसमें भी जुड़ने की आवश्यकता है। ग्रामवासियों के साथ संवाद करना, उनको स्कीम्स के बारे में बताना, उनको जो वंचित हैं उनको जोड़ना। अपनी पार्टी के सांसदों को ये भी बताया कि बीजेपी कांग्रेस ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों के मुकाबले भी जनता के बीच ज्यादा स्वीकार्य है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने कुछ आंकड़े सांसदों के सामने रखे। इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है 39 टाइम्स सरकार में रहते हुए दूसरी बार मैंडेट मांगने का हमको अपॉर्चुनिटी मिला। उसमें हम 22 टाइम्स सक्सेस हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी को भरोसा है कि मोदी सरकार की हैट्रिक तय है और 2024 के मुकाबले से पहले विपक्ष को यही बात बेहद परेशान कर रही है। आज तक ब्यूरो। तो अब क्या होगा 2024 में, उसको लेकर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विपक्ष है उसको भी प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि वो कैसे अपनी हार का इलाज कर सकते हैं। अब आज वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को बताते हुए नजर आए कि क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, जीत का क्या मंत्र हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच मुख्यमंत्री बनने का क्या मंत्र है या फिर क्या फॉर्मूला है, यह अभी तलाशा ही जा रहा है। इस समय हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, शरद हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं और सुमी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही हैं। हिमांशु, ये जो अब ये जानकारी दी जा रही है कि कल हो सकता है कि पर्यवेक्षकों का ऐलान हो जाए, चयन उनका हो जाए, तब तो हम करीब ही समझें फिर नामों के ऐलान को भी। देखिए बिल्कुल श्वेता, कल जो है पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा जो है वो पार्टी की तरफ से कर दी जाएगी। तीनों राज्यों में कौन कौन नेता जो है वो पर्यवेक्षक बन के जाएंगे और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि जो है वो विधायक दल की बैठक कब होगी। तो ऐसे में उसके बाद विधायक दल की बैठक के अंदर फीडबैक लिया जाएगा सभी विधायकों से बातचीत के बाद और वहीं पर जो है ये घोषणा कर दी जाएगी कि तीनों राज्यों में कौन कौन मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है ये देख रही है कि कौन जो है सोशल इंजीनियरिंग, जो भारतीय जनता पार्टी के जातिगत समीकरणों को देखते हुए और सभी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के गई थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीनों राज्यों में एक ही चेहरा था, वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब पार्टी ये तय जल्दी ही कर लेगी कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन पार्टी अभी बहुत जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्टी सभी चीजों पर चर्चा कर रही है, सारे फीडबैक ले रही है और उसके बाद डिस्कशंस के कई दौर जो हैं वो अभी तक हो चुके हैं और मुझे लगता है कि आज और कल में कुछ चिंतन और मंथन एक बार फिर से पार्टी के आला कमान के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच मेल मुलाकातों का दौर भी चल रहा है और शरद, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान को लेकर ज्यादा खींचतान है। मतलब कम से कम वसुंधरा की तरफ से जो कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं, या फिर हमने देखा कि बाबा बालकनाथ योगी भी आज जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात उन्होंने की है, तो राजस्थान को लेकर ज्यादा खींचतान है। हाँ, खींचतान इसलिए है श्वेता जी कि आप देखिए 2 बार से मुख्यमंत्री रही हैं, तीसरी बार रहना चाहती हैं। हालांकि सुबह कहा जा रहा था कि अश्विनी वैष्णव का नाम आगे चल रहा है, अब कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मोदी के मन में है वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सब चर्चाओं का बाजार है। ये जो खबर आई है कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, जैसा कि अभी मौजूदा विधायक ललित मीणा जो रिजॉर्ट से निकाल कर लाए गए, उनके बेटे पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने जो आरोप लगाया है कि अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी के रिजॉर्ट आपड़ों राजस्थान में जयपुर से 25 किलोमीटर दूर 5 विधायक रखे हुए थे। आधी रात को जाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सारे नेताओं को निकाल कर लाना पड़ा है पुलिस की मौजूदगी में। मुझे लग रहा है कि ये वसुंधरा राजे के लिए
बहुत बड़ा डैमेज है, बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है अगर हेमराज मीणा की बात सच है और वाकई में सीपी जोशी और सारे नेता, जैसा कि हमारी बातचीत हुई है, सब जाकर निकाल कर लाए हैं पुलिस की मौजूदगी में और बाकी चारों विधायकों को कहीं शिफ्ट करके रखा गया है। ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए जीत मोदी के नाम पर है, मोदी की रणनीति की है, मोदी के चेहरे की है, इसमें किसी को शक है नहीं, क्योंकि हम खुद ग्राउंड पर देखे हैं। ऐसे में अगर कोई ये सोचता है या सोचेगा तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल में पड़ सकता है। विधायक उतनी बड़ी संख्या में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो बात हम बार कह रहे थे श्वेता कल भी आपसे कि ये आधी रात तक इस तरह से बीजेपी के दफ्तर में बड़े नेता बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो ये परसों रात की घटना है। उसके बाद ये कल आज खुलासा हुआ है बीजेपी के दफ्तर में और इसे लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक खलबली मची हुई है। अब इस घटना के बाद क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वसुंधरा राजे से मिलेंगे, इस पर भी थोड़ा सा संशय है कि मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही अस्वाभाविक घटना है। गंभीर भी है, अस्वाभाविक भी है ये घटनाक्रम और वाकई चूंकि चयन की प्रक्रिया अभी चल ही रही है, इसीलिए इन चीजों को मुमकिन है कि ध्यान में रखा जाए। लेकिन सुमी, ये बताइए कि आज रेणुका सिंह ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ को लेकर राज्य के भीतर कुछ सुगबुगाहट समझ में आ रही है या यही लग रहा है कि दिल्ली से ही निर्णय होगा? जी बिल्कुल, दिल्ली से ही निर्णय होगा इसके लिए तो कोई डाउट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है नहीं। यहाँ पर माहौल जो है वो काफी ज्यादा बदलता जा रहा है इन द सेंस वो रेणुका सिंह की तरफ काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। उनके घर पर भी हलचल बढ़ी रहती है, वहां पर भी लोगों के आने जाने बैठने के लिए तंबू गड़ाए जा रहे हैं। तो वो जो चर्चा है, पॉस्चरिंग जब से शुरू हुई थी तभी से ही उनके घर का जो माहौल है बदलता चला जा रहा था। लेकिन जो लंबी लिस्ट थी छत्तीसगढ़ को लेके कुल मिला के 5-6 लोगों की, उसमें रेणुका सिंह दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे जा पहुंची हैं। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो विष्णुदेव साय अभी भी एक खास पसंद हैं, लेकिन उनके साथ साथ बिल्कुल उसी पेडेस्टल पे रेणुका सिंह भी है। उन्होंने 24 घंटे लेट अपनी इस्तीफा जरूर दिया, लेकिन आज उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और कहीं ना कहीं रेणुका सिंह का जो नाम है उस पर सभी की सहमति बनते हुए भी नजर आ रहा है। ये भी एक जो सेंटिमेंट है लोगों के बीच में, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता चला जा रहा है कि जो सीएम हो वो सरगुजा डिवीजन का ही हो, क्योंकि इस बार बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है वो सरगुजा डिवीजन के 14 सीट्स बीजेपी के पाले में आ जाने की वजह से भी हुई है, क्योंकि यही 14 सीट्स पिछले बार कांग्रेस ने स्वीप मार दिया था और इस बार वही चीज बीजेपी ने कर दिखाई है। बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है पूरे सरगुजा से और इसलिए ये बात बहुत स्ट्रांगली लोगों को फील हो रही है कि इस बार ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर सरगुजा डिवीजन से सीएम बना जाएगा। और सरप्राइजिंग का मामला तो छोड़ के एकदम एप्ट होगा कि आदिवासी चेहरा बनाया जाए और सरगुजा का ही बनाया जाए। और सरगुजा क्योंकि छत्तीसगढ़ के टॉप मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट पोजीशन पे रहता है, तो माना जाता है कि जो सरगुजा जीत गया वो ही पूरे छत्तीसगढ़ पर राज करता है। तो मुमकिन है ये फॉर्मूला अपनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। हम वापस आते रहेंगे आपके पास सभी जानकारियों के लिए, लेकिन इस समय हल्ला बोल के जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, अतुल लोंधे पाटिल जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ हैं, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। लेकिन सुधांशु जी, पहले ये बताइए, प्रधानमंत्री ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि 3 राज्यों की हैट्रिक हुई है और उससे 2024 की हैट्रिक होगी, पर मुख्यमंत्री का चेहरा क्या इसीलिए बहुत सोच विचार किए कि 2024 के लिए ये चेहरे बड़े महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया और हम हर चुनाव को उतनी गंभीरता से लड़ते हैं। ये लोगों के दिमाग में होगा ये सेमीफाइनल है, वो फाइनल है और ये ध्यान रख के कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप याद करिए, हम तो हैदराबाद नगर निगम भी कितने जोर शोर से लड़े थे, तब कहा गया था आप नगर निगम क्यों इतनी गंभीरता से लड़ रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि जो विजय है उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य की जो टीम है उसका भी बराबर का योगदान है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी टीम का मिलकर एक प्रयास है, ऐसा नहीं कि हम ये, उन्होंने स्वयं कहा ये पूरी टीम का मिला जुला प्रयास है। यानी स्वयं जिसके नाम पे चुनाव लड़ा, दर्शकों वोटरों ने इतना वोट दिया, उसके उपरांत ये कहना, अर्थात अब जो भी निर्णय होगा वो भी टीम किस रूप में होगी, किस स्वरूप में होगी, उस राज्य की आकांक्षाएं और सभी चीजों को ध्यान में रख के होगा। तो मुझे लगता है इसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए और उचित समय पे उचित चीज आपको हो सकता है
जैसे कहते नहीं कि 24 घंटे में या 48 घंटे में। रेवंत रेड्डी यहाँ पर दस्तखत करना शुरू कर चुके हैं, गारंटी पूरा करनी शुरू कर चुके हैं वो कांग्रेस की तरफ से, जो मैनिफेस्टो के वादे थे। सुधांशु जी देखिए, जो गारंटी की बात कही गई, वहीं पर एक बात है, इस देश में कोई ये कहे कि मैं अमुक चीज की गारंटी, अब देखिए वो एक तो एक अलग विषय है कि किसने क्या कहा और किसने किस तरह की गारंटी की, जनता का विश्वास किसमें। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इन्हीं चुनावों में तो राजस्थान में कहा था हम 50 लाख रुपए तक का हेल्थ का इंश्योरेंस देंगे। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम 6,000 रुपया देंगे साल में किसानों को। राहुल गांधी ने क्या कहा था, 72,000 देंगे, यानी 6,000 रुपए महीना। पर जनता ने विश्वास किया क्या? क्योंकि जनता यह भी देखती है, क्योंकि जैसे राजनीति में क्या कहा जाता है कि कौन क्या कह रहा है उससे अधिक, क्या कहा जा रहा है उससे अधिक महत्वपूर्ण है कौन कह रहा है। तो उस व्यक्ति की विश्वसनीयता उसके साथ जुड़ती है। तो इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी। इसके अलावा बाकी सबकी घंटी बजी हुई है, बाकी सब ढपोर शंख साबित हुए। और मैं एक बात और कह दूं श्वेता जी, देखिए कोई नई पार्टी आए, जो नई नवेली अजब अलबेली टाइप की पार्टी दिल्ली में आई ना, वो आके एकदम से दावा करे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चलो एक बार मान सकते हैं कि भाई ठीक है, इनको मौका देके देखें। वो लोग कहें जो देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, सत्ता में रह के चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हैं, और सिर्फ उस पार्टी नहीं परिवार का शासन रहा है। अब वो कहें कि हम आके ये कर देंगे, तो मुझे लगता है जनता का रत्ती भर भी विश्वास उस पर नहीं बनता है। चलिए ठीक है, हालांकि तेलंगाना में तो विश्वास करके ही उनकी पार्टी आई थी और अब वो गारंटी पे साइन कर रहे हैं। पर अतुल जी, आप लोग की तरफ से बड़ी शिकायत की जाती है कि बीजेपी तो एक इलेक्शन मशीन की तरह है, वो केवल इलेक्शन के बारे में सोचते हैं। लेकिन आखिरकार तो हर राजनीतिक पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए ही चुनाव लड़ती है, कोई हारने के लिए लड़ता नहीं है। अब प्रधानमंत्री अगर इतने सीरियस हैं कि वहां पर वो जीत का मंत्र भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला है भाई, इससे हम जीत जाएंगे, मन में डर लग रहा है कि 2024 एक और 5 साल का जो दायरा है वो हाथ से ना निकल जाए? देखिए श्वेता जी, जो लड़ाकू लोग हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, हम लड़ते हैं। और सुधांशु जी ने जो तर्क लगाए हैं, तर्क कुतर्क जो भी लगाए हैं, फिर वो तेलंगाना में लागू होंगे मोदी जी को, फिर वो कर्नाटक में भी लागू होंगे मोदी जी को, फिर वो हिमाचल में भी लागू होंगे मोदी जी को, और जहां जहां मोदी जी हारे हैं वहां वहां यही तर्क कुतर्क वितर्क जो है वो मोदी जी को लागू पड़ेंगे। लेकिन मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा, यही अगर सारे तर्क हो गए, जब हारने की बारी थी माहौल अलग था जमीन पर, तब नहीं, ये तो लोकसभा का थोड़ी है, पिछले बार भी 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी लेकिन फिर भी लोकसभा में हार गई थी, फिर अभी ये हार गए, इसका मतलब ये नहीं है लोकसभा अलग होगा, वहां पर मोदी होते हैं, यहाँ पर मोदी थोड़ी है, यहाँ पर अलग अलग चेहरे हैं। लेकिन अगर तीनों राज्यों में कांग्रेस जीतती थी तो कैसे टाइटल होते थे मीडिया में, बताता कांग्रेस में घमासान, ऐसा क्यों नहीं है? भाजपा हम सुझाते आपको क्या क्या होना चाहिए। भाजपा में घमासान, राजे ने दिखाई मोदी को आंख, जो चले गए उनके विधायक कह रहे आपके इसे सुन रहा हूं मैं, शिवराज के आगे मोदी मौन, चुनाव जीते पार्टी में हारे, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, जीत के बाद बड़ी दुविधा में फंसी भाजपा, असमंजस में भाजपा, रमन ने किया मोदी को, मोदी का अमन भंग। ऐसे कई टाइटल जो है वो हो सकते थे जो कांग्रेस के लिए कई बार इस्तेमाल किए गए। हमने तो हो गया, हमारा विधायक दल का चुनाव भी हो गया, हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली, गारंटी पर साइन भी कर दी। हमारे कर्नाटक टीवी में हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन अतुल जी ये बताइए कि जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का चेहरा रहते हुए चुनाव जीत रहे, 5 राज्यों में इकलौता मुख्यमंत्री है जो चुनाव जीता है, लेकिन उन्होंने एक बार अपनी जुबान से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। लेकिन राजस्थान में तो सामने सामने लड़ाई थी ना सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, पार्टी के अंदर लड़ाई तो थी ना अमरिंदर सिंह और सिद्धू की, कहां चले गए? एक बीजेपी चले गए, एक जी। देखिए श्वेता जी, आप ये कह रहे हैं, मैंने तो देखा कि जब ईडी हरकत में आ जाती है चुनाव के वक्त और वो कांग्रेस के खिलाफ ही हरकत में आ जाती है, तब किसने दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? वो सचिन पायलट जी थे। मैं वहां पर मीडिया इंचार्ज था राजस्थान का, मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में ली है, गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, सचिन जी ने ली है, प्रचार साथ में हुआ है। लेकिन फिर यहां क्या हुआ? वसुंधरा जी की फोटो कहां गई थी? उन्होंने जो मैनिफेस्टो की कॉपी जो पटक दी थी उसका क्या हुआ? बात पहले फोटो कैसे बदले, बाद में फोटो कैसे बदले? चौथी सूची के बाद फिर अभी वसुंधरा जी के लोगों को जो है शामिल किया गया क्योंकि हार का डर है। तो ये जो असमंजस, आपको लग रहा है कि लड़ाई चल रही है? सुधांशु जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद में बाकी जी
श्वेता जी 10 सेकंड। जी जी। अब मेरा ये कहना है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हाँ। उन्होंने वहां ये कहा, एक मिनट सुधांशु जी, 1 मिनट, आप कम से कम संबित पात्रा जैसा मत कीजिए, आप पढ़े लिखे हो। देखिए अभी 450 का सिलेंडर उन्होंने राजस्थान में देने की बात कही है, देश के प्रधानमंत्री है, मोदी गारंटी है, मोदी पे विश्वास रख रहे हैं, ये तो जनता ने बता दिया। अब 450 का सिलेंडर पूरे देश में मिलना चाहिए। ओपीएस का क्या करने वाले हो बता देना चाहिए। 25 लाख का तो चिरंजीवी योजना वहां पर था, उसका क्या करने वाले हैं। गिग वर्क्स का जो है हमने एक्ट लाने की बात की थी, उसका करने वाले हैं क्या। एमएसपी का हम कानूनी जामा पहनाने वाले थे, ये बात हमने वादा किया था, इन्होंने लिख कर दिया है। जो 726 किसानों की शहादत हुई है, जिसे श्रद्धांजलि देने से भी पार्लियामेंट में मना कर दिया, इनकार कर दिया गया, क्या उनको जो लिखित आश्वासन दिया है उसके ऊपर क्या एमएसपी का कानून बनने जा रहा है क्या 2 साल के बाद जनता को ये पता चलेगा? ये पूछने का अधिकार तो विपक्ष के नाते मुझे है, कांग्रेस को है, ठीक है, है, हम पूछ रहे हैं। जी सुधांशु जी इसका जवाब दें, आप उनकी बातों का जवाब दें, उसके बाद मैं आशुतोष जी और धीरेन्द्र जी के पास जाती हूँ। जी अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए अतुल जी, जानते क्या होता है, जनता क्यों विश्वास नहीं करती है? 15 साल अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री रहे और 10 साल तो केंद्र में रहा, तब ओपीएस क्यों नहीं लागू की? ओपीएस का प्रस्ताव की शुरुआत अटल जी के समय में हुई थी, स्ट्रक्चरली स्थापित हुआ मनमोहन सिंह जी के जमाने में। अब पता है कि सेंटर में कभी आने की तो कोई संभावना नहीं है। हाँ करे रहो, और करने से होता क्या है, आपने हिमाचल में कहा हम आके पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर 3-3 रुपए बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? अब आपको उसका रीजन बता रहा हूं। क्योंकि हिमाचल में 80% बजट जा रहा था सैलरी और पेंशन में। जैसे ही आपने ओपीएस लागू की तो क्या हुआ कि सैलरी पेंशन का बजट रेवेन्यू के ऊपर चला गया। अब मरता क्या न करता, अब तो मुझे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। ये होती है हवाई बात। इसीलिए हम जो बात करते हैं वो पूरी चीज को तौल कर करते हैं। और जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये घमासान, ये वो, जनाब मैं आपने, अरे भाई आपने बहुत लंबा वक्तव्य दिया, मुझे उसका प्रत्युत्तर देने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। हमारे यहां ये नहीं होता कि अशोक गहलोत जी ने कहा कि अच्छा चेहरा होने से और अंग्रेजी बोल लेने से कोई समझदार नेता नहीं हो जाता। ये हमारे यहां कभी बोला गया? अजय माकन जी ऑब्जर्वर बन के जाते हैं राजस्थान में, और ऑन रिकॉर्ड टीवी पे उनकी बाइट है कि विधायक मुझसे मिलने नहीं आए, मैं आला कमान से जाकर शिकायत करूंगा। जनाब इसी राजस्थान के पोल में याद करिए, मंच के ऊपर एक सीन जिसमें एक आपका कार्यकर्ता नारा लगा रहा है, सोनिया गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, अचानक उसे डपट दिया जाता है। एक नेता कहता कहो अशोक गहलोत जिंदाबाद, यहां तक तो ठीक है, कहता कहो अशोक गहलोत जिंदाबाद और सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। गजब है साहब। अब बताइए, कपड़े फाड़ने वाला बयान कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में किसने दिया? हमने दिया क्या? आपके इंडिया गठबंधन में देखे तो चालू पार्टी चिरकुट पार्टी किसने कहा? हमने कहा क्या? आपके यहां तो कोई अगर आरोप लगाने की बात आए तो राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा के पटल पर मंत्री रहते हुए बयान दिया है, जो सरकार का एथेंटिक बयान होता है। कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है, डिसमिस बाद में किए गए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल रहा है, इससे ज्यादा एथेंटिक बयान नहीं हो सकता। और आपके यहां तो सर गजब का मामला था। आप भारत के इतिहास की इकलौती पार्टी हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा था, अशोक गहलोत जी, वो बागी हो गए। भाई साहब, राजस्थान में डोटासरा जी भी बागी खेमे में, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी बागी खेमे में, कोई कह रहा दूसरे के लिए इसका स्क्रू ढीला हो गया। अच्छा, पंजाब में क्या हुआ था याद करिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और उनके बारे में ओपन सार्वजनिक बयान। अभी आप जो बोल रहे हैं ना, ये कल्पना की उड़ान है कि इसमें घमासान उसमें घमासान, तो फिर मीडिया को दोष मत दीजिए। ये सारे बयान आपके नेताओं के ऑफिशियल दिए गए बयान हैं। और फिर एक लाइन और कह देता हूं, दर्शकों को अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस की, उनकी किताब द इनसाइडर पढ़ लीजिए। कांग्रेस के अंदर क्या क्या होता है और कैसे चाटुकारिता करते हुए स्थिति खराब हुई। नेहरू जी से इंदिरा जी और राजीव जी के एरा में आते हुए प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति की बात बोल रहा हूं। और नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पढ़ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। और जेपी कृपलानी आपके आजादी के बाद जो रहे थे, माई डेज विद गांधी पढ़ लीजिए। मौलाना आजाद की किताब इंडिया विद फ्रीडम पढ़ लीजिए। जनाब, आपके यहां ये बीमारी बहुत पुरानी है, क्योंकि आप मूलतः सत्ता केंद्रित लीडर आधारित पार्टी हैं। हम विचारधारा केंद्रित पार्टी भी तो पुरानी है, इसलिए लड़ाइयां उनकी ज्यादा पुरानी समझ में आएंगी। अतुल जी, अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दें तो मैं बाकी दोनों पैनलिस्ट से भी पूछ लूं सवाल। मुझे लग रहा है आप खुशमिजाज हैं काफी। जी नहीं रह जाएगा। अरे आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक टिप्पणी बस दोनों गेस्ट से ले लेती हूँ। अच्छा नहीं लगता है ना कि 4 लोग दिख रहे हैं और उसमें सिर्फ 2 लोग बात कर रहे हैं। बस मैं आपके पास लौटती हूँ। आशुतोष जी, अतुल जी, मैं आप आराम से जवाब दीजिएगा उसका। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि आज रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण हुआ। मुझे लगता है कि जितने भी नॉन बीजेपी और नॉन एनडीए दल हैं बड़े खुश हुए होंगे कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई।
निमंत्रण भी मेरे हिसाब से सबको गया था, सारी पार्टियों को। 6 तारीख का तो नहीं पता था किसी को कि उस दिन इंडिया की बैठक होनी थी और इसीलिए कोई वहां पर सबने कहा कि नहीं जा सकते हैं। पर आज क्यों नहीं गए सब? अखिलेश जी को रहा होगा ना निमंत्रण? नहीं, देखिए श्वेता जी, सही मामले में तो इसके बारे में हम लोग को बहुत संज्ञान नहीं है कि नहीं गए और क्यों नहीं गए, क्योंकि निमंत्रण था। कल तक तो मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं थी कि ऐसा निमंत्रण है और अखिलेश जी को जाना है, क्योंकि उनका पहले से निर्धारित प्रोग्राम सेटल था। तो ऐसा तो कोई भी हमको नहीं पता कि कल आज जाना था उनको। रही बात, मैं कुछ बारों में देख रहा हूँ कि लगातार इस बारे में बात की जा रही है कि 3 राज्यों 4 राज्यों की जो चुनाव हो गए 5 राज्यों में, उसमें उसके बाद से मोदी जी की हैट्रिक लगने जा रही है और इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो रहा है। श्वेता जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़ा हतप्रत हूँ कि इतिहास की बात करने वाले सुधांशु जी यहाँ बैठे हुए बार बार इतिहास में चले जाते हैं। जरा 2014 में 2003 के आसपास जाइए, असेंबली चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई थी। 2004 में केंद्र सरकार में कहाँ चली गई? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं था और सुपड़ा साफ हो गया था यूपीए के सामने। 2008 में जरा चले जाइए, मध्य प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी फिर जीत गई थी, छत्तीसगढ़ फिर जीत गई थी, इस बार राजस्थान हार गई थी, लेकिन 2009 में फिर यूपीए ने सरकार करी और पिछली बार से ज्यादा बहुमत लेकर सरकार बनाई। तो ये कहानी किसको बताई जाती है? अरे इस देश में 16 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने नहीं कहा कि हम मैट्रिक बनाएंगे। इंदिरा गांधी जब तक जीवित रही तब तक उन्होंने नहीं कहा हम मैट्रिक बनाने जा रहे हैं। मनमोहन सिंह 10 साल के ऊपर तक प्रधानमंत्री रहे, कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री है, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो 8.5-9 साल में ही कह रहा है कि हम अगली बार हम ही आएंगे। इसका मतलब जनता पे विश्वास कहाँ है भारतीय जनता पार्टी को? उनको अपने ऊपर विश्वास इतना ज्यादा हो गया कि जनता को पहले ही बाईपास करके कह रहे कि हम ही आएंगे। और भाई साहब, क्या अखिलेश जी ने क्या कहा, क्या कमलनाथ जी ने क्या कहा, इस पे छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या स्थिति है? 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। रमन सिंह को पता ही नहीं था किसी को कि वो वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे भी कि नहीं, कि बीजेपी में बचे कि नहीं बचे। जो सिटिंग सीएम है शिवराज सिंह चौहान का, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। वसुंधरा राजे को बुलाया नहीं जा रहा है। उमा भारती पार्टी का प्रचार छोड़ के हिमालय चली गई। और ले देखिए, आपके पास एक अध्यक्ष तेलंगाना बनाना था, वो भी आपने कांग्रेस का टूटा हुआ सांसद बनाया। और आप बता रहे हैं कि हमारी पार्टी में सब ठीक है और आपके वहां प्रॉब्लम है। अरे वो भूल गए क्या? घोड़े को नहीं घास, गधे गा रहे हैं च्यवनप्राश। ये कहीं और से थोड़ी आया था। तो दूसरों को बोलने से पहले अपने अंदर झांकिए। ये जो सर पुडव्वल हो रहा है, 3 दिन से पूरा देश देख रहा है कि पर्यवेक्षक बनाएंगे, और अभी आज तक के तो पत्रकार ने साफ साफ बोला होगा वही जो मोदी जी के मन में है। तो जब एक व्यक्ति की पार्टी, एक व्यक्ति के हिसाब, तो ये सब क्या नौटंकी चल रही है कि पर्यवेक्षक बनाएंगे, विधानमंडल दल बनाएंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर, इंडिया गठबंधन पर उंगली उठाने से पहले अपनी पार्टी को देखना चाहिए। ठीक है, पर धीरेन्द्र कुमार जी, सब ठीक ठाक है ना? क्या एक पार्टी को अगर आत्मविश्वास है, एक गठबंधन को आत्मविश्वास है कि तीसरी बार चुनाव केंद्र में जीत जाएंगे, तो वो आत्मविश्वास गलत है? बिल्कुल आत्मविश्वास हम लोगों को है श्वेता जी, और ये तो बड़ा सिंपल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जनता के विश्वास में लीजिए, जनता को विश्वास में लीजिए। सिंपल सा ट्रिक है, और ये ट्रिक हम लोगों को मालूम है, मोदी जी को मालूम है, इसलिए हैट्रिक लगाएंगे। अब इन लोगों को समझ में नहीं आता, हम लोग भी तो चुनाव हारे, तेलंगाना हारे, इसके पहले कर्नाटक हारे। हम लोग अपना आत्ममंथन कर रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के हम लोगों को वहां पे वोट नहीं मिला। लेकिन ये लोग देखिए आपस में ऐसे जो फुड़ौल कर रहे हैं। हार गए तो, अगर जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता एक दूसरे को काला टीका का होली खेल रहे हैं। वैसे भी अब समय आ गया है, जनता इनको घूमने में भी अब काले टीके लगाएगी। तो देखिए ना कि अब चुनाव आ रहे हैं तो इसको डिवीजन की बात कर रहे हैं। 10 साउथ, क्या ये सब नारा है? जातियों में बांटने की, देश को बांटने की, एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। और यही जातीय सर्वे जब टेबल हुआ था इसी बिहार में श्वेता जी, तो जदयू और बाकी लोगों ने कहा था कि 2024 का यही हमारा मुद्दा होगा। अब इनके मुद्दे तो सारे गिर गए। औंधे मुंह जब ये लोग चुनाव हारे तो करें कि कांग्रेस हार गई, हम लोग नहीं हारे। अजीब तरह की विडंबना है। ये कैसी एकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और देशवासी इन लोगों को अच्छा से पहचान रहे हैं। अभी आपने बताया, सुधांशु जी ने भी कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे नाम के आगे आप सरनेम में जी मत लगाओ, उससे जनता से मुझे दूर मत करो। तो एक तरफ जी नहीं लगाने की हिदायत दी जा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस बोल रही है कि तुम जी भी लगाओ और जा भी लगाओ।
और दोनों जोड़ के भी लगाओ। तो ये सब भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले की तेलंगाना में सरकार बन गई, जो बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया है, और ये लोग लंबा चौड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष को भी सलाह दिया। इन लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इन लोगों को गिनती भी रोमन अच्छी लगती है। श्वेता जी, 1 2 3 भी वो रोमन नीतीश जी से उस पर प्रतिक्रिया का इंतजार भी है। अतुल जी, आप अपनी बात अब पूरी करें। जो आरोपों का जवाब आप देना चाहते हैं जो सुधांशु जी ने आपसे कहा है, क्योंकि सुधांशु जी पर भी काफी आरोप अब समाजवादी पार्टी की तरफ से लगे हैं, तो पहले आप अतुल जी अपनी बात पूरी कीजिए। सुधांशु जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा इतिहास तो बहुत गौरवशाली है, उसको पढ़ा भी जा सकता है, उसमें एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ बात रही है तो उसे कहा भी जा सकता है। लेकिन जिनका इतिहास ही चाटुकारिता का रहा हो, जो कांग्रेस के लोग फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे, छाती पर गोली खा रहे थे, भारत माता की जय वंदे मातरम कह के, उनका इतिहास ये झूठ करके बताते हैं। तो अपना इतिहास आपके बताने की जरूरत नहीं, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है इतिहास क्या है। वो पार्टी हमसे बात करती है जो 2 बार खत्म हो चुकी है और 1980 में तीसरी पार्टी बनकर आई है। वो कांग्रेस को खत्म करने का जो हसीन सपना देख रही है वो कभी पूरा नहीं होगा। और धीरेन्द्र कुमार को एक बात मैं बता दूं बॉस, क्या कहा था जब नड्डा जी ने 2024 के बाद कोई प्रादेशिक पक्ष नहीं रहेगा। तो लोकतंत्र को बचाने की बात है ना, पहले अपने आप को बचा लो, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। एक बात श्वेता जी है, अगर आपको जीत मिली है तो आपको आप में विनम्रता आनी चाहिए, लेकिन जीत के बाद जिस तरह से कांग्रेस को कोसा जाता है, 10 साल के राजनीति के बाद, 10 साल के सरकार में शासन में रहने के बाद भी कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है, तो ये असफलता तो खुद अपने आप से कह रहे हैं। आप जीत गए हो तो बताओ ना, हमने पूछा 450 का सिलेंडर मिलेगा क्या पूरे देश को? मोदी गारंटी है ना, मोदी की गारंटी है, ये कहा था उन्होंने। कहा मोदी, इसलिए मैं मोदी कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहना चाहिए। तो मोदी की गारंटी 450 रुपए के सिलेंडर की कल से पूरे देश को लागू होगी या नहीं होगी? हमारी जानकारी ये है कि वो नहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। हमारी जानकारी ये भी है कि मोदी जी ने चिरंजीवी योजना बंद कर दी है, सारे अस्पतालों ने मना कर दिया है चिरंजीवी में लोगों को मदद करने की। तो वो कहां जाएंगे जिन्हें हृदय के समस्या है, जिन्हें लीवर का समस्या है, जिन्हें किडनी की समस्या है, जो चिरंजीवी के नाम से वहां गए, जिन्हें ऐसा लग रहा था हमारी जमीन, हमारी जेवर नहीं बेचना पड़ेगा, उस योजना का क्या होगा बताओ? जो 64 वनोपजों को हमने एमएसपी दिया था, कहां दिया था? छत्तीसगढ़ में। वो एमएसपी रहने वाली है, नहीं रहने वाली है? तो मोदी गारंटी जो है, अगर लोगों को, लाभार्थियों को जाके मिलने की बात कह रहे हैं, तो हमारी ये विनती है आपसे, आपको जितवाया लोगों ने, लोग आपसे प्यार करते हैं, आप ये कहते हो, तो फिर जो लोगों को मिल रही थी सुविधाएं, जो लोगों के लिए काम हो रहा था, वो काम शुरू रहेगा या नहीं रहेगा? ये मोदी गारंटी रहेगी या नहीं रहेगी? ये हमारा सवाल है। ठीक है, हम जवाब लेते हैं। और सुधांशु जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री के साथ एक बात रहती है ना कि जो चीज कहते हैं तो विपक्ष जो है वो हमेशा उसका उल्टा जरूर करता है, इसलिए तो नहीं उन्होंने कहा कि जी मत लगाओ, मोदी बोलो सिर्फ मुझे। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने एक दूसरे ढंग से कहा कि जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं और अगर आप हमारा गारंटी कार्ड दिखाएं और आप कहें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, तो उनका कहना है कि पब्लिक को लगने लगता है जैसे कि आप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। आप सीधे कहिए ये मोदी का गारंटी कार्ड है। मगर अभी अतुल जी से कहना चाहूँगा, साहब आप तो गजब की गारंटी करते हैं। कर्नाटक में, अब पहले तो खैर इन राज्यों में जहाँ आप चले गए, याद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों को सारा कर्जा माफ करूंगा। राहुल गांधी जी ने कहा था, सरकार में आए भी चले गए, 5% किसानों का भी कर्जा नहीं माफ हुआ। राजस्थान में कहा था 3,500 हर बेरोजगार नवयुवक को देंगे, वो तो छोड़िए, वो केवल 1.5 दर्जन बार पेपर लीक मिला। खैर, मगर एक काम कैसी गारंटी पे करते हैं श्वेता जी, वो समझिए। कर्नाटक में इन्होंने कहा कि हम इसको 2,000 देंगे, उसको 3,000 देंगे। 2,000-3,000 का लॉलीपॉप दिया गरीबियों को। मैं लॉलीपॉप क्यों कह रहा हूं? फिर एक योजना निकाली कि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति यदि कोई 4 व्हीलर खरीदेगा कॉमर्शियल पर्पज से तो आधा पैसा सरकार देगी। यानी 4 लाख की गाड़ी खरीदोगे, 5 लाख की गाड़ी खरीदोगे या 10 लाख की गाड़ी खरीदोगे तो 5 लाख सरकार देगी। ये है दूसरों को 2,000-4,000 का चूरन और एक तरफ 4 लाख 5 लाख रुपए अर्पण। यह है आपकी छुपी हुई गारंटी। इसलिए देश की जनता उस पूरी चीज को ईमानदारी से समझती है। और मैं इन दोनों बातों का जवाब दे दूं, जो इतिहास में जाने की बात कही तो एक एक लाइन में अतुल पाटिल जी से मैं कह दूं कि उन्होंने बोला कि हमारे लिए गोली खाए और फांसी के फंदे पे चढ़े
तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का एक व्यक्ति बताएं स्वतंत्रता आंदोलन में जो फांसी के फंदे पे चढ़ा हो, जिसको गोली लगी हो, जिसको काला पानी हुआ हो, और लाला लाजपत राय जी को छोड़कर कोई ऐसा बताएं जो लाठी चार्ज में भी घायल हुआ हो। जेल में जाते थे तो आगा खां पैलेस में रहते थे, अहमदनगर के किले में रहते थे, घूमने फिरने, बैडमिंटन खेलने का, वॉलीबॉल खेलने का भी व्यवस्था थी, किताबें लिखने के लिए सेक्रेटरी भी रहता था। जैसे लालू यादव जी जब जेल में गए थे ना तो कहते हम जलवे से राज करेंगे, तो वो जलवे से कहते थे, ये जलवे से राज, जलवे से जेल में रहते थे। अब मैं आशुतोष जी से कहना चाहता हूं, मान्यवर आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही 2003 और 2004 में, मगर हम क्यों चूक गए थे? हम ये 3 राज्य तो जीते थे, उत्तर प्रदेश में हम 10 सीटों पर आ गए थे क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार थी और वो जो कुछ हुआ छोड़िए, आप उस समय 40 सीटें पाने में सफल हो गए थे और 2009 में भी हम उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे रह गए थे। और आशुतोष जी आपको याद है कांग्रेस कितनी सीटें पाई थी? अतुल जी सुन के खुश होंगे, 22 लोकसभा जीती थी कांग्रेस ने, 22, और विधायक थे 20। पहली बार ऐसा था सांसद ज्यादा किसी पार्टी का, विधायक कम। जनाब आज आपको लगता है कि कांग्रेस 22 लोकसभा जीत सकती है? आज आपको लगता है कि आप 10 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी? जनाब इसलिए जब आप बात करें तो आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपको मैं समाजवादी पार्टी के समझदार प्रवक्ताओं में से एक मानता हूं, तो जब आप ये बात करें तो आज के राजनीतिक यथार्थ पे बात करें, सिर्फ इतिहास की कोई गणना मत बताएं, आज के यथार्थ पे बात करें। और अंत में कह देता हूं, मोदी जी ने एक विचार में बदलाव किया। आज उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी में ये कहा कि हम ये कहेंगे प्रबुद्ध लोग कंपेरिजन करें कि एक कांग्रेस की गवर्नेंस का मॉडल है, एक क्षेत्रीय दलों की गवर्नेंस का मॉडल है और एक बीजेपी की गवर्नेंस का मॉडल है, जिनको लंबे लंबे समय तक राज्यों में रहने का मौका मिला। उन्होंने उदाहरण दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिनको सबसे बैकवर्ड माना जाता था, वहां कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया, केवल गुड गवर्नेंस किया और एस्पिरेशंस डिस्ट्रिक्ट ने शानदार काम किया, हमें राजनीतिक सफलता भी मिली। तो मोदी जी ने आकर ट्रेंड चेंज किया। जब 2001 में मोदी जी सीएम बने तो एंटी इनकम्बेंसी स्थापित सत्य था, जो जहां रहेगा सरकार हार जाता था। मोदी जी ने 2002, 7, 12 3 बार जीता गुजरात में और एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में चेंज किया भाजपा ने। केंद्र में आए 2 बार, मध्य प्रदेश में आप 1 बार छोड़ दीजिए तो 20 साल से लगातार सत्ता में, गुजरात में लगातार 7 बार जीते हैं और गुजरात कहां से कहां पहुंचा है सुधांशु जी। और जिन राज्यों में आपको लंबा लंबा मौका मिला, सुधांशु जी जी सबको अपनी बात अभी रखनी है। आशुतोष जी ये बताइए कि आप इंडिया गठबंधन का भी जिक्र कर रहे थे, काफी मनमुटाव हो गया है इस दौरान, इन विधानसभा चुनावों के दौरान, आपको लगता है उसे भुलाकर वापस सारे दल एक साथ आएंगे? श्वेता जी देखिए, ये कोई एनडीए तो है नहीं कि जब से मोदी जी आए तब से सारे लोग हटते ही चले जा रहे हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो अब तो लेटेस्ट एआईडीएमके भी चुनाव छोड़ के चला गया है, तो अब तो कोई बचा भी नहीं है एनडीए में। देखिए इंडिया गठबंधन एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, पहली चीज तो समझिए। इस डेमोक्रेटिक अलायंस में सबको अपनी बात कहने का हक है और किसी को भी इसमें खुश होने का, इतराने की जरूरत नहीं है कि हम अलग हो रहे हैं। हम कहीं नहीं अलग हो रहे हैं, हम मजबूती के साथ में हैं और मजबूती के साथ इतनी है कि हमारे साथ में कुछ लोग आपके और भी जुड़ने वाले हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल ना बात कीजिए। और आप इतिहास की बात कर रहे थे, 52 आप हारे, उत्तर प्रदेश की बात कर 52 हारे, 57 हारे, 62 हारे, 67 हारे, 68 हारे, 70 हारे, 74 हारे, 77 हारे, 82 हारे, 87 हारे, 89 में समाजवादी पार्टी आई, 91 में बीजेपी आई, 93 में फिर समाजवादी पार्टी आई, 95 और 97 में 95 में बीएसपी आई, 97 में बीजेपी आई, 2 में बीएसपी फिर आई, फिर समाजवादी पार्टी आई, फिर बीएसपी आई। तब आपकी कहाँ थे लोग भाई? तब कहाँ थे? तो क्या प्रो इनकम्बेंसी सिर्फ मोदी जी ने सिखाई है? अरे कब तक आप एक ही व्यक्ति के चरण वंदन में इतना हो जाएंगे कि इस देश में कोई और ऐसा व्यक्ति ही नहीं आया। मैं कहता हूं कि देश से चलता है लोग, 140 करोड़ की शक्ति है जो जिसके ऊपर मेहरबान है। मैं उस बात से आहत हूं कि जो कह रहे हैं कि मैं फिर आऊंगा, मैं ही आऊंगा और कोई नहीं आऊंगा, ये घमंड इस देश में कहां चल पाया है? ये घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। में ना बड़ा दिक्कत हो जाता है आशुतोष जी, कहां तक पीछे जाए। भी संसद में भी कह देना पड़ा कि एक पूरा दिन कश्मीर पर डिबेट करना पड़ेगा। धीरेन्द्र जी ये बताइए कि धीरेन्द्र जी ये बताइए कि नीतीश कुमार से सवाल पूछना आप लोगों ने शुरू किया है क्या रेवंत रेड्डी के मसले पर? हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, श्वेता जी, पिछले 2 दिनों से सदन के बाहर में भी आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने इस सवाल को पूछा है और हम लोग शर्मिंदा है। और नीतीश कुमार जी कितनी उनको शर्म आती है, पूरा देश देखा है। तो अब उस तरह से आज तो पूरे बिहारी को गाली उन्होंने दिलवाया है और उसी गठबंधन में कैसे जाकर के उसमें नेतृत्व को करना चाहते हैं या उस नेतृत्व को समर्थन करना चाहते हैं, वो बिहार वासी टकटकी लगा के देख रहा है।
आज उनको भी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी देख रहा हूं, अरे अभी भी वक्त है, इससे ज्यादा आप मजबूत हैं, इतनी चरण वंदना मत करिए। जो देखना था आपने कांग्रेस को देख लिया, आप अकेले दम पर ज्यादा अच्छा है। आदरणीय मोदी जी के बातों को मानिए और आप मंथन करिए और आगे अकेले लड़िए, तभी आपको जनता वोट देगी, वरना आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और जब तक अतीक जैसे लोगों को आप लोग पालिएगा ना, हम लोग आराम से आते रहेंगे। और मोदी जी जो है ना, उन्होंने राज और रिवाज नहीं बदला है, उन्होंने चलिए ठीक है, लोकतंत्र में ठीक है, मिजाज बदला है लोगों ठीक है। के। धीरेन्द्र जी, अब आखिरी कुछ मिनट बचे हैं। अतुल जी, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व को जो एक चुनौती भी मिल गई इन नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर, उसे पाट पाएंगे इस समय? वो पट जाएगा, और वो अब हम बिल्कुल साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा के लिए हमारा गठबंधन था, लेकिन मैं सुधांशु जी को चैलेंज करता हूं आज तक के माध्यम से। कहा बैडमिंटन का कोर्ट था, किस जेल में फुटबॉल खेला जाता था, किस जेल में हैंडबॉल खेला जाता था, वो एक बार दिखा दे। सुधांशु जी, आप पढ़े लिखे हो, समझदार इंसान हो, किसी और का अनुकरण मत कीजिए, झूठ मत बोलिए। 10-10 साल हमारा अध्यक्ष जो है ना, 10-10 साल जेल में रहे। कई लोग फांसी पे चढ़ गए। चुनौती से कहता हूँ, आगा खां पैलेस में नहीं रहे जेल में, अहमदनगर में नेहरू जी जेल में नहीं रहे, तो मैं माफी मांग लूंगा अगर अहमदनगर किले में जेल में नहीं रहे तो। सुनिए 1 मिनट, मैंने बीच में बोला नहीं था, चिड़ो मत, बीच में बोला नहीं था मैंने। वहां पर हमारी कस्तूरबा, बताइए महात्मा गांधी आगा खां पैलेस में जेल में थे कि नहीं? जेल में रह के डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है कि नहीं? झूठ मत बोलिए, गांधी की जान जेल में रह के लिखी है किताब। जब सच कहा मैंने तो आपको मिर्ची लग गई। आपको पता है डोंगरी का किला अहमदनगर का, मैंने देखा है, काल कोठरी है वो। अरे कोई वहां लिख के भाई, आप किसी रेफरेंस है, अहमदनगर किले में जेल में थे, जेल में नहीं थे। देखिए श्वेता जी, आगा खां पैलेस में जेल में थे, इनके बीच में बोला नहीं था मैं। सुधांशु जी, बस उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। अतुल जी, वहां पर कस्तूरबा गांधी जी का देहांत। अब आप लोग दरअसल आखिरी उसमें आप लड़ रहे हैं ना इस बहस में, अब आप लोग को सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें डालनी पड़ेंगी। अतुल जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए जी। सुनिए, डोंगरी का जो किला है नगर का, इन्होंने देखा नहीं है। इन्होंने क्या देखा है? इन्होंने बंगले ही देखे सिर्फ अदानी अंबानी के। डोंगरी का किला जो है ना, अंदर काल कोठरी है, बिना रेफरेंस का उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख डाला था। वो उनकी शख्सियत थी, वो इतने चलिए इतिहास से अलग हटके प्रेजेंट में, वर्तमान की बात कर लीजिए, वर्तमान और भविष्य जी। देखिए, मेहतरी योजना का मैं बताता हूँ अभी कैसे इन्होंने छलावा किया छत्तीसगढ़ के महिलाओं से। जिसका बीपीएल में है, 15,000 से ज्यादा इनकम है, उसे मेहतरी योजना नहीं मिलेगी। शादी के 2 साल पहले अगर पंजीयन किया होगा तो ही मिलेगा। जिसके 2 बच्चे हैं उसको मेहतरी योजना नहीं मिलेगी। सारी इनकी पोल पट्टी जो है ना, वो जनता के सामने खुल जाएगी। आज कर्नाटक में महिलाएं जो है फ्री में घूम रही है, सबको पैसे मिल रहे हैं। इन्होंने एफसीआई से चावल देने के लिए मना कर दिया, इन्होंने निजी लोगों को बेचा। लेकिन देश की जनता को, कर्नाटक की जनता को 10 किलो प्रति व्यक्ति जो चावल मिलता था नहीं दिया, हमने अकाउंट में पैसे दिए हैं। 1 करोड़ 62 लाख परिवार है कर्नाटक में, उसमें से 1 करोड़ 50 लाख परिवार को बिजली का बिल नहीं आता। इन्होंने झूठा प्रचार जो है वो पूरे देश में किया है। आज ये कहते हैं कि काफी एफआरबीएम मेंटेन नहीं किया। कैसे हो गया महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ का कर्जा? वो तो एफआरबीएम गलत हो गया। 70% से ज्यादा तो खर्चा जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट पे आ रहा है, वहां पर तो ओपीएस नहीं है। कहां से आ रहा है? कहां से बात कर रहे हैं आप? आज तक बताते थे कि ये तो मनमोहन सिंह ने लगाया था एनपीएस, 2003 में पास हुआ था 22 सितंबर को एनपीएस। ठीक है अतुल जी, सुधांशु जी, आखिरी एक मिनट अपनी बात रखिए। आखिरी मेरा 1 ही मिनट, मैंने एक ही बात कर रहा हूं मैं, कि आपको मौका मिला है, आप 450 रुपए का सिलेंडर, जो योजनाएं हमने धरातल पे थी वो आप कब देने वाले हो? ये सारी योजनाएं थी, आप अगर नहीं थी तो आपके पास वो सत्ता है, व्हाइट पेपर लेकर आइए। ठीक है, सबका साथ सबका विश्वास कहने वाले हर बार धर्म की राजनीति नहीं, उनको ज्यादा बड़ा संकट है। 2024 में उनको वादा पूरा करके दिखाना है, ऐसा नहीं। अब योगी जी के साथ तस्वीर भी हम मोदी जी की दिखा रहे हैं, जो मिलने आए हैं। आज दिल्ली में मुलाकात हुई है जी। सुधांशु जी बोलिए। पार्टी के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने यही बात है, अतुल जी ने जो बोला सरासर झूठ बोल रहे हैं। एफसीआई से जो अनाज मिलना था कर्नाटक को, तो हर राज्य को देना है केंद्र को, हर राज्य का एक कोटा है, तो कर्नाटक को अपने कोटे का मिला। अब उससे ज्यादा आपको चाहिए तो मार्केट रेट पे खरीदना पड़ेगा। भैया, हमें सिर्फ कर्नाटक नहीं देखना। आप ये चाहते थे कि आपको दूसरे राज्यों का काट के दिया जाए। इस समय हमारे पास इतना ही है अभी, माफी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं, आप सबने अपनी बात रख दी है। जनता उसमें से जिस पर विश्वास होता है उसकी बात को वो सुनकर उस पर भरोसा करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अपने जनता के भरोसे पर खरा उतरता है, जनता आखिरकार चुनती उसी को है। हर पार्टी के लिए यह सवाल राज्य भर भी हो जाता है और देश के हिसाब से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है अब 2024 के चुनाव।